बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। और हम लोग फर्स्ट ईयर से द किंगडम प्रोकैरियोट्स हमने स्टार्ट किया हुआ था और उसी की ही कंटिन्यूएशन में आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है। हम लोग बैक्टीरिया का जो सेल स्ट्रक्चर था उसके बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल मेम्ब्रेन से। तो सेल मेम्ब्रेन जो है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल। अगर आप लोग यहाँ पे डायग्राम में देखें तो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री आम तौर पे बैक्टीरिया में कौन सी होती है? सेल वॉल। तो सेल वॉल के बिल्कुल नीचे जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज सेल मेम्ब्रेन। तो हमने भी यही लिखा है कि beneath सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन इज़ प्रेजेंट। सेल मेम्ब्रेन जो है ये थिन, पतली एंड फ्लेक्सिबल, लचकदार होती है एंड इट सराउंड्स द साइटोप्लाज्म। अगेन अगर आप डायग्राम में देखें ये साइटोप्लाज्म है, अगर दिस इज़ साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म जो है इसके नीचे जो है ये आपके सामने है, दिस इज़ साइटोप्लाज्म। तो हम भी ये कह सकते हैं कि इट सराउंड्स द साइटोप्लाज्म, इसने साइटोप्लाज्म को कवर किया हुआ है। ये बहुत डेलिकेट होती है, नाजुक होती है, और किसी भी किस्म की सेल मेम्ब्रेन को अगर कोई डैमेज हो जाए, ये फट जाए, इट कैन कॉज द डेथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसकी वजह से इसकी डेथ हो सकती है। दूसरी बात एक और इसमें है कि डिफर्स फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन आप पढ़ के आ रहे हैं यूकैरियोटिक सेल में भी होती है, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, लेकिन इनमें जो है इट लैक्स स्टीरोल या कोलेस्ट्रोल, इनके अंदर कोलेस्ट्रोल नहीं होता। तो ये आप लोगों का MCQ बन सकता है कि इनके अंदर जो है वो कोलेस्ट्रोल जो है वो नहीं होता। तो ये यूकैरियोटिक इसकी सेल मेम्ब्रेन में होता है और इसकी सेल मेम्ब्रेन में नहीं होता। इसके बहुत से फंक्शंस हैं। भाई सिंपल सी बात है कि जिस चीज़ ने बाहर जाना है वो सेल मेम्ब्रेन में से होके जाएगी, और जिस चीज़ ने अंदर आना है वो सेल मेम्ब्रेन से होके अंदर आएगी। तो इसी से ही इसका फंक्शन बनता है कि इसके ज़रिए ट्रांसपोर्ट होते हैं प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, शुगर एंड अदर मेटाबोलाइट्स। जो भी इसके अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उसकी जो ज़रूरियात हैं, वो चीज़ें जो अंदर आ रही हैं वो सेल मेम्ब्रेन से होके आएंगी, और अगर कोई वेस्ट मटीरियल है तो वो भी इसी के ज़रिए ही बाहर जाएगा। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एंजाइम्स फॉर रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी होती है इसकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, जो हम आगे जाके देखेंगे कि वो किस तरह ATP बनाने में काम आती है। तो एंजाइम्स फॉर रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म भी जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन पे ही मौजूद होते हैं। नंबर 2 पे अगर हम देखें साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। सबसे पहले साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स की लोकेशन के प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोइड। भाई सिंपल सी बात है कि ये जो एरिया आप लोग देख रहे हैं, जिस एरिया के अंदर ये DNA पड़ा हुआ है, इस एरिया को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। दिस एरिया इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। तो बस सिंपल सी बात है, इस एरिया न्यूक्लियोइड से बाहर और सेल मेम्ब्रेन से अंदर, ये जितना भी एरिया आप देख रहे हैं, इस ऑल एरिया इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। सिंपल सी बात है, ये है ही प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट के अंदर लैक्स मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल नहीं होगा, ना क्लोरोप्लास्ट होगा, ना गोल्जी होगा, ना माइटोकॉन्ड्रिया होगा। जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स इसके अंदर नहीं होते, वैक्यूल्स मेम्ब्रेन बाउंडेड है, नहीं होंगे इसके अंदर। इसकी जो कंसिस्टेंसी है, इसकी जो साख्त है साइटोप्लाज्म की, वो जेल लाइक है, जेल की तरह गाढ़ी होती है, और इसी वजह से जेल क्योंकि गाढ़ा होता है उसमें से स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैन ईजिली पास थ्रू इट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एवरीथिंग प्रेजेंट इनसाइड इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। अगेन आपका एक MCQ आ गया, कि सेल मेम्ब्रेन और इसके अंदर जो कुछ भी है वो सब कुछ मिला के क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा। फिर उसके बाद क्रोमाटिन बॉडी। क्रोमाटिन बॉडी यानी ये जो DNA है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर बॉडी भी कहते हैं। मीजोजोम्स क्या है अभी आगे जाके देख लेते हैं। ग्रैन्यूल्स, कोई अगर इसने कोई फूड वगैरह जमा की हुई है, चाहे वो फ़ायदे वाली है चाहे वो नुकसान वाली है, वेस्ट मटेरियल है,
वो फ़िलहाल किस में जमा हुआ होता है, वो साइटोप्लाज्म में ही जमा हुआ होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं साइटोप्लाज्म में मौजूद होती हैं। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड जो है, पहली बात उसने ये की है बैक्टीरिया लैक्स डिस्क्रीट क्रोमोसोम। इसका मतलब क्या हुआ, आम तौर पे जो क्रोमोसोम होता है वो दो चीज़ों से मिलके बनता है। अगर यूकैरियोटिक की बात करें, एक डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स का, ठीक है, प्रोटीन्स भी कौन सी, हिस्टोन, तो इनसे मिलके बनता है ट्रू क्रोमोसोम। तो अब क्योंकि इनमें सिर्फ और सिर्फ डीएनए होता है, तो हम लिखेंगे कि इसके अंदर जो ट्रू क्रोमोसोम है वो नहीं है, सिर्फ डीएनए है, प्रोटीन्स नहीं है साथ। दूसरी बात, इसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। अब आप लोगों को पता ही है कि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो आपने पहली बात तो यही बता देनी है, ठीक है। तो नो डिस्क्रीट क्रोमोसोम एंड नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद इसका जो डीएनए है नियर टू द सेंटर, ये देखें, ये आप देख सकते हैं तकरीबन सेंटर के पास मौजूद है। ये एक सिंगल, एक ही क्रोमोसोम है, बेशक ये गोल था, बल खाया हुआ है, सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ये दिस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। चैप्टर 2 में आप पढ़ के भी आ रहे हैं कि ये इसके पास एक ही क्रोमोसोम होता है, और ये क्रोमोसोम एग्रीगेट इकट्ठा हुआ होता है। जैसे ये देखें इकट्ठा हुआ है एक इर्रेगुलरली शेप्ड डेंस एरिया, एक ख़ास इलाके के अंदर, एक ख़ास एरिया में, क्योंकि ये इसकी साइटोप्लाज्म की कंसिस्टेंसी क्या थी, जेल। अब वो जेल के अंदर एक छोटा सा, एक समझ लें गढ़ा पड़ा हुआ है, उस गढ़े के अंदर ये धागा यानी ये डीएनए पड़ा हुआ है। उस गढ़े को, उस इर्रेगुलरली डेंस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे न्यूक्लियोइड। और क्रोमैटिन बॉडी इसी एरिया में, यानी जो डीएनए है वो इसी एरिया के अंदर ही फिट हुआ होता है, ठीक है। तो ये देखें, ये मैंने एक इर्रेगुलर एरिया बना दिया। इट डजेंट मीन कि ये कोई मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन तो नहीं। अगर मेम्ब्रेन होगी तो ये फिर प्रोकैरियोट नहीं होगा। जेल थी, जेल के अंदर एक एरिया और उसके अंदर वो धागा सा पड़ा हुआ है, तो उस एरिया को बोल रहे हैं न्यूक्लियोइड। अब क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर एक ही क्रोमोसोम होता है, लिहाजा ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड, यानी 1n होंगे, ये होंगे 1n। इसी तरह इसी न्यूक्लियोइड को और भी नाम दिए जाते हैं। इनको क्रोमैटिन बॉडी भी कहा जाता है, इनको न्यूक्लियर बॉडी भी कहा जाता है, इनको न्यूक्लियर रीजन भी कहा जाता है। इनको देखने के लिए लाइट माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। कब देख सकते हैं इसको, जब एक कलर, एक डाई, एक स्टेन हम यूज़ करते हैं, उसका नाम है फुल्जिन स्टेन। ये आपका एमसीक्यू होगा। तो ये फुल्जिन स्टेन क्या करता है, इसको स्टेन कर देता है, कलरफुल कर देता है। देन यू कैन ऑब्जर्व इट इन अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप। फिर उसके बाद बॉक्स के अंदर ही ई कोलाई का जो लेंथ लिखी हुई है, उसकी मेजरमेंट लिखी हुई है, वो तकरीबन 14,000 माइक्रोमीटर है एस्चरिचिया कोलाई की। ये आपका एमसीक्यू होगा। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बोर्ड के एग्जाम में आ जाता है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है कि बैक्टीरिया के पास एक डीएनए तो होता ही होता है, एक उसके बाद एक्स्ट्रा फालतू, ठीक है, एक्स्ट्रा सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बहुत से बैक्टीरिया में होता है। ये प्लाज्मिड, सब में नहीं लेकिन बहुत से में होता है। ये आप लोग देख सकते हैं, दिस इज प्लाज्मिड, ठीक है। तो ये क्या है, एक्स्ट्रा सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। बैक्टीरिया बेशक डिवाइड हो या ना हो, ये खुद से रेप्लिकेट हो सकता है। लास्ट टाइम हमने देखा भी था, जब हमने पाइलाई का फंक्शन देखा था, तो ये रेप्लिकेट हो जाता है और ये किसी दूसरे बैक्टीरिया को भी वाया कॉन्जुगेशन हमने जो पढ़ा था वो दिया भी जा सकता है। और भी मेथड्स हैं देने के, लेकिन जो आपके कोर्स में अभी तक हमने पढ़ा। ये क्यों रखा जाता है, ये पहली बात तो ये है, ये इसका कोई लेना देना नहीं है ग्रोथ के साथ या अंदर के कोई बायोकेमिकल रिएक्शंस के साथ कोई। फिर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हो सकते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, मिसाल के तौर पे ये एक प्लाज्मिड है, इसके ऊपर एक जीन मौजूद है, हम कहते हैं टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन।
इसके ऊपर एक और जीन मौजूद है, हैवी मेटल रेजिस्टेंट जीन। अब ये नहीं कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन का मतलब ये है कि ये अब एंटीबायोटिक कम से कम टेट्रासाइक्लिन से नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो है वो मौजूद है। इसी तरह कोई अगर हैवी मेटल है, अगर वो इसको नुकसान पहुंचा रही है किसी दूसरे बैक्टीरिया को, लेकिन कम से कम इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगी क्योंकि उसके पास इसका तोड़, उसका रेजिस्टेंट जीन जो है वो मौजूद है। तीसरी बात ये है, आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि इसको हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में एज अ वेक्टर भी यूज़ करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि हम लोग इसके अंदर सपोज़ इंसान का इंसुलिन का जीन ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे लिए क्या बनाएगा? इंसुलिन बनाना शुरू कर देगा। तो एज अ वेक्टर भी इसको यूज़ किया जाता है। देन राइबोसोम की तरफ चलते हैं। राइबोसोम सबसे पहले इसकी कंपोजिशन है। कंपोजिशन में आपने बताना है कि ये आरएनए और प्रोटीन का बना होता है, यानी राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन भी कह सकते हैं। ये फ्रीली डिस्पर्स्ड होते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो लूजली अटैच हुए होते हैं किसके साथ? सेल मेम्ब्रेन के साथ। उसके बाद ये क्या हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा वही चीज़ है कि ये फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन्स हैं, यहाँ प्रोटीन्स बनते हैं। और थाउजेंड्स ऑफ राइबोसोम्स जो हैं विच आर प्रेजेंट विद इन द सेल। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इनका जो साइज़ होता है यूकैरियोटिक राइबोसोम से स्मॉलर होता है। अगर आप पढ़ के आ रहे हैं चैप्टर 4 तो आपने पढ़ा होगा कि राइबोसोम जो होते हैं यूकैरियोट के, उनका जो साइज़ होता है वो 80S कहलाता है, जबकि ये क्या होते हैं? 70S होते हैं। तो बच्चों हम लोग देख रहे थे कि हमारे पास स्ट्रक्चर्स के हवाले से तो हम मीज़ोजोम्स का देखेंगे कि मीज़ोजोम्स क्या होते हैं। तो मीज़ोजोम्स के बारे में बताना है आपने कि सेल मेम्ब्रेन इनवेजिनेट इनटू साइटोप्लाज्म, इनटू सेल साइटोप्लाज्म। तो वो ही चीज़ जो है वो फिर मीज़ोजोम कहलाएगी। सिंपल सी बात है, डायाग्राम को देखें कि ये देखें आप लोग, ये सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन का वो हिस्सा जो इन्वेजिनेट हुआ है, अंदर की तरफ को दबा हुआ है, अंदर की तरफ को जो है वो मुड़ा हुआ है, इसी हिस्से को फिर आप लोग क्या बोलेंगे? मीज़ोजोम बोलेंगे। वैसे तो ये हिस्सा जो होगा ये तो होगा सेल मेम्ब्रेन, तो ये सेल मेम्ब्रेन ही कहलाएगा, लेकिन वो हिस्सा जो अंदर की तरफ को गया हुआ है उसको आप लोग क्या बोलेंगे? मीज़ोजोम। ये देखने में वेसिकल्स, एक बुलबुला नुमा, एक प्याला नुमा, ट्यूब लाइक, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह ये दिखाई देते हैं। इनका जो बुनियादी फंक्शन है वो है सेल डिवीज़न के अंदर, यानी बैक्टीरिया जब तकसीम कर रहा होता है, डीएनए की जो रेप्लिकेशन है उसके अंदर। और साथ साथ इसका एक और काम भी होता है कि ये एक्सोसेलुलर एंजाइम्स, यानी वो एंजाइम्स जो बाहर निकलने होते हैं बैक्टीरिया से, तो वो भी इसके अंदर इसी की ही इन्वॉल्वमेंट है मीज़ोजोम्स की। तो 3 काम हो गए, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, सेल डिवीज़न, और इनमें से कुछ का काम किया है एंजाइम्स को बाहर निकालना। कौन से एंजाइम्स? एक्सोसेलुलर, एक्सो मैंने बाहर, सेलुलर मैंने सेल। इसके अलावा इसका एक और काम है कि रेस्पिरेटरी एंजाइम, अभी प्रीवियसली बताया भी था मैंने कि इस पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, एटीपी बनाने के काम आती है, तो वो भी इसी मीज़ोजोम में ही मौजूद होती है। उसके बाद आ जाते हैं ग्रैन्यूल्स एंड स्टोरेज बॉडीज़। ग्रैन्यूल्स कहते हैं दानेदार चीज़ को, स्टोरेज बॉडीज़ यानी ज़ख़ीरा करने वाली जो हैं अजसाम। बैक्टीरिया एग्जिस्ट इन अ कम्पेटिटिव एनवायरनमेंट, बहुत मुश्किल हालात में रहता है। कभी टेम्परेचर बेहतर नहीं होता, कभी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, कभी पीएच का वेरिएशन आ जाती है, तो उसको बड़ी मुश्किलात में से गुज़रना पड़ता है। तो जब कभी खुराक मिल जाती है, कभी खुराक नहीं मिलती, तो इसी वजह से उसकी कोशिश ये होती है कि जब हालात बेहतर है उस टाइम जो खुराक है उसको ज़ख़ीरा कर लिया जाए अपने साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में। तो यही वो बता रहा है कि इट स्टोर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स। अब ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि वो कौन से एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स हैं। उनका नाम है ग्लाइकोजन, सल्फ़र, फॉस्फेट एंड फैट्स, जिनको ये मुख्तलिफ अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज़ करके एनर्जी भी बनाता है और डिफरेंट कंपाउंड्स भी बनाता है। साथ साथ ये कुछ वेस्ट भी बनाता रहता है और ये वेस्ट भी स्टोर कर लेता है वक्ती तौर पे।
अपने साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में। ये वेस्ट कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं आपको याद होना चाहिए, अल्कोहल है, लैक्टिक एसिड है और एसिटिक एसिड है। बाद वक्त आने पे इसको बाहर निकाल भी देता है ये। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं स्पोर्स। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो अपने आप को मुश्किल हालात से बचने के लिए वो क्या बना लेते हैं, वो स्पोर्स बना लेते हैं। ये स्पोर्स जो हैं बैक्टीरिया से बाहर भी बन सकते हैं। अगर बाहर बनेंगे तो ये कहलाएंगे एक्सोस्पोर, और अगर ये अंदर की तरफ बनेंगे तो कहलाएंगे एंडोस्पोर। ठीक है, तो वेजिटेटिव सेल्स जो हमारे बैक्टीरिया के जो सेल्स हैं जिन्होंने डिवाइड होना होता है, तो इनके बाहर अगर बने तो एक्सो, अंदर बने तो एंडोस्पोर्स। ये बुनियादी तौर पे ये स्पोर्स डॉर्मेंट बॉडीज़ होती हैं। डॉर्मेंट का मतलब ये होता है वो पीरियड जिसमें बैक्टीरिया की जो रेस्पायरेशन है, उसकी जो ग्रोथ है वो फिज़िकली ज़ीरो हो जाती है, और वो उस टाइम तक वेट करता है जब तक हालात फेवरेबल ना हो जाएं। ठीक है, तो ये आपने बताना है। और ये ज़्यादातर लेटर स्टेजेस पे बनते हैं। लेटर स्टेजेस का मतलब ये है कि जब ये लास्ट स्टेजेस पे होते हैं तब ये बनते हैं। फिर ये रेजिस्टेंट होते हैं, किसके बनाते ही इस वजह से हैं कि ये लाइट के रेजिस्टेंट हैं, पीएच के रेजिस्टेंट हैं, डेसिकेशन के यानी पानी की खुश्की के रेजिस्टेंट हैं, पीएच के रेजिस्टेंट हैं, और केमिकल चेंजेस या केमिकल एजेंट्स। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको फिर नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि इन्होंने या तो एक्सोस्पोर बनाया हुआ है या अंदर एंडोस्पोर बनाया हुआ है। सिस्ट भी जो है वो भी एक्सपोर से बहुत ज़्यादा मिलती हैं। ये भी डॉर्मेंट स्ट्रक्चर हैं, ये भी थिक वाल्ड होते हैं, ये भी डेजिकेशन रेजिस्टेंट हैं। लेकिन ये बनते कब हैं? ये तब बनते हैं कि जब डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेजिटेटिव सेल्स हो। वो तब बनते हैं जब हालात फेवरेबल ना हो। ये तब बन रहे होते हैं जब बैक्टीरिया 1 से 2 में डिवाइड हो रहा हो। तो लिखा भी हुआ है डेवलप ड्यूरिंग डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेजिटेटिव सेल्स। वो जब बाइनरी फिशन उनमें हो रही है तो उस टाइम ये बना लेते हैं। और जब हालात बेहतर होते हैं तो दे जर्मिनेट अंडर सूटेबल कंडीशन। ठीक है, सब कुछ सिस्ट का और स्पोर्स का मिलता जुलता है। एक बात ऐसी कि सिस्ट जो है ये हीट रेजिस्टेंट नहीं होती। तो ये आप लोगों ने बता देना है। तो किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।